नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो 2026 से इंडिया ने कावेरी इंजन के ऊपर काम करना जो है शुरू करेगा और इसको डेवलप करेगा। तो इसको लेके कोरियन मीडिया की क्या रिएक्शन है, क्या रिपोर्टिंग है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यूजुअली जैसे कि होता है, चलो फिर भी नैरेटर जो है, मीडिया जो वाले रिपोर्ट कर रहे हैं वो किसी किसी एस्पेक्ट में पॉजिटिव दिख रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि शायद इंडिया ये इस पे एक ब्रेक थ्रू हासिल कर सकता है। पर एज यूजुअल कोरियन कॉमन लोग जो है उनको तो वो हालांकि बहुत सारे कोरियंस खुद की जो टेक्नोलॉजिकल फेलियर है उसके बारे में भी बहुत कुछ बोला है कि हमारे अगर कोरियंस प्लेन बनाते हैं, कोरियंस इंजन बनाते हैं तो वो प्लेन उड़ेगा नहीं। तो वो भी काफ़ी मज़ेदार कमेंट सेक्शन भी रहेगा और कुछ जो है जो कि दूसरों को, इंडिया को नीचे समझने वाले कोरियंस तो है ही। तो वो उनकी कमेंट्स और उनको अच्छे तरीके से जो है ली है मैंने कमेंट सेक्शन में। तो वो देख के एज यूजुअल जो है आपको पुराना फ्लेवर जो है पहले मैं कोरियंस को जब रोस्ट करता था वो फिर से मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले YouTube पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था इंडिया टू प्रोड्यूस फाइटर जेट इंजन स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर। 안녕하세요. 팩트남입니다. 오늘은 인도의 전투기 엔진 개발 हेलो, यह फैक्टमैन है। आज हम भारत के फाइटर जेट इंजन डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई जानकारी पर आधारित है। सब्सक्राइबर ने मेल में जो ईमेल भेजा था उसका समरी यह है। भारत ने 1980 के दशक के अंत से लगभग 40 सालों तक अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन यानी कावेरी इंजन विकसित करने का प्रोजेक्ट चलाया। हाँ, बात उसी कावेरी इंजन की हो रही है, लेकिन यह कावेरी इंजन प्रोग्राम वास्तव में असफल रहा। उसके बाद भारत ने अपनी सीमाओं को समझा और विदेशी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स और जॉइंट प्रोडक्शन की तरफ रुख बदला। मैंने यह बात कई पिछले वीडियोस में समझाई है, लेकिन नई जानकारी यह है, अगले साल से, जी हाँ, अगले साल से भारत अपने देश के अंदर ही इंजन उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रख रहा है और इसके लिए विदेशी कंपनियों से बातचीत चल रही है। इससे संबंधित जानकारी के रूप में सब्सक्राइबर ने यूरेशियन टाइम्स के 10 अक्टूबर 2015 के एक आर्टिकल का उल्लेख किया। तो अब तक की सारी उपलब्ध जानकारी को मिलाकर मैं आपको इसका सार बताता हूँ। भारत अब काफी नाराज है और अब अपने देश में फाइटर जेट इंजन का प्रोडक्शन शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 해서 말씀을 드려보겠습니다. 7 नवंबर को नेटवर्क 18 के साथ एक इंटरव्यू में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सेल्फ रिलायंस पॉलिसी पर जोर देते हुए कहा कि भारत अगले साल से फाइटर जेट इंजन का प्रोडक्शन शुरू करेगा। यहाँ तक तो सब अच्छा लगता है। अगले साल से इंजन प्रोडक्शन शुरू होने की बात काफी बड़ी घोषणा है, लेकिन कुछ समस्याएं साफ दिखाई देती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक सहयोग या साझेदारी के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि आगे के बयान में वे कहते हैं कि अमेरिका की GE और फ्रांस की सैफरन जैसी कई विदेशी डिफेंस कंपनीज के साथ अभी डिस्कशंस चल रही हैं। ये बात थोड़ी आयरॉनिक है। फाइटर जेट इंजन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे प्लास्टिक के सामान की तरह बस मशीन लगाकर बना लिया जाए। इसमें डिजाइन, फैसिलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स, सबका पूरा सेटअप पहले से होना जरूरी है। लेकिन जब बातचीत अभी भी चल रही है, उसी समय यह दावा किया जा रहा है कि अगले साल भारत में इंजन प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। जाहिर है इस पर भरोसा करना मुश्किल होता है। यह किसी आम आदमी की बात नहीं है। यह बयान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है। 아무튼 이게 뭐 동네 아저씨가 한 얘기가 아니고 라즈나트 싱 국방장관께서 하신 말씀입니다. इस रिपोर्ट के अनुसार बात को ऐसे समझा जा सकता है कि भारत अगले साल से फाइटर जेट इंजन का प्रोडक्शन शुरू करने वाला है। मैं पहले भी कई देशों और अलग अलग मीडिया स्रोतों के जरिए भारत के इंजन विकास से जुड़ी खबरें बता चुका हूं। और हाँ, इसका बेसिक समरी यही है कि भारत 2 ट्रैक स्ट्रेटजी अपना रहा है। तो ये 2 ट्रैक स्ट्रेटजी क्या है? इसका मतलब है कि भारत GE और साफरान दोनों के साथ मिलकर पैरेलल डेवलपमेंट से लड़ाकू विमान इंजन विकसित करेगा। उदाहरण के तौर पर GE को लें। उस समय सरल भाषा में यह कहा गया था, भारत और GE के बीच भले ही मतभेद रहे हों, लेकिन भारत के पास GE के साथ फिर से काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि मौजूदा LCA सीरीज के लड़ाकू विमान GE के इंजन पर आधारित डिजाइन के साथ बने हैं। 다시 한번 GE와 개발을 해야 된다. 왜냐하면 현재 LCI 계열의 이 전투기들이 GE의 엔진으로 설계가 이루어져 있습니다. इसी वजह से मौजूदा प्रोग्राम्स में विमान की डिजाइन बदली नहीं जा सकती। इसलिए LCA सीरीज को मजबूरी में GE के F404 इंजन ही इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। और आज यूरेशियन टाइम्स और कुछ अन्य मीडिया रिपोर्टों में बताया गया कि AMCA के शुरुआती मॉडल में
जीई का F4 Explorer इंजन लगाने की योजना है। इसलिए जीई चाहे भारत की टाइमलाइन को जितना भी आगे पीछे करे, फिलहाल भारत के पास जीई के साथ सहयोग जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। स्थिति को ऐसे ही समझाया जा रहा है। अब इस बारे में कुछ और अपडेटेड जानकारी के साथ विस्तार से बता देता हूँ। सफरन की बात करें तो MiG-21 को बदलने के लिए भारत का MRFA प्रोग्राम चल रहा है और इस प्रोजेक्ट के लिए फ्रांस के रफाल को चुनने की दिशा में भारत झुक गया है, ऐसी खबरें थीं। तो स्वाभाविक है कि भारत को फ्रांस को कुछ लाभ भी देने होंगे। बिल्कुल, भारत लोकल प्रोडक्शन को मजबूत करना चाहता है और विन विन स्ट्रेटजी अपनाना चाहता है। जैसा कि उस वीडियो में समझाया गया था, भारत और सैफरन मिलकर AMCA इंजन का जॉइंट डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। इस दिशा पर भी बात चल रही है। 전략을 취합니다. 그리고 이때 영상에서 설명드린 것처럼 사프란과 AMCA의 엔진을 공동으로 개발할 수도 있다. 이런 방향에 대해서 얘기를 했습니다. तो बड़े पिक्चर में देखें तो भारत के फाइटर जेट इंजन डेवलपमेंट की योजना यह है। शुरुआती चरण में मौजूदा LCA सीरीज और AMCA के शुरुआती मॉडल GE इंजन ही इस्तेमाल करेंगे। वहीं AMCA के बाद के मॉडल और भारत का चल रहा कैरियर बॉर्न फाइटर वर्जन, जिसे TEDBF कहा जाता है, फ्रांस की सैफरन कंपनी के साथ मिलकर विकसित किए गए इंजन से लैस किए जाएंगे। यही इसका संक्षिप्त सार है। लेकिन इस व्यवस्था से जुड़ी कुछ नई अपडेट भी आई हैं। 7 नवंबर 2025 को हाल ही में HAL का एक प्रतिनिधि दल अमेरिका गया और GE के 113 F404 इंजनों की आपूर्ति के लिए एक समझौता किया। इंजन तेजस मार्क 1A में लगाए जाएंगे। समझौते के अनुसार 2027 से 2032 के बीच डिलीवरी पूरी हो जाएगी। नाराजगी के बावजूद फिर से उन्हीं पर निर्भर होना पड़ रहा है। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी भी पहले तय किए गए F404 इंजनों की डिलीवरी में देरी चल रही है। 공급하기로 했던 F404 엔진이 지연이 되고 있습니다. 여기에는 뭐 여러 이유들이 있죠. 코로나도 있었고. इस सिचुएशन के कई कारण हैं। कोविड था, सप्लायर कंपनियों के दिवालिया होने जैसी समस्याएं थीं और भारत ने भी कई फैसले देर से लिए। इन सभी कारणों के मिलकर काम करने से देरी हुई। इसी वजह से न सिर्फ मार्क 1A बल्कि तेजस के शुरुआती मार्क 1 मॉडल भी अनप्रेसिडेंटेड डिलेज का सामना कर रहे हैं। खासकर मार्क 1A के मामले में शुरुआती 8 विमानों का ऑर्डर 2021 में ही दे दिया गया था, लेकिन अभी तक एक भी विमान की डिलीवरी नहीं हुई। इसी पर आलोचना हो रही है। हाल ही में तेजस मार्क 1A का एक और ऑर्डर दिया गया और उसके लिए 113 F404 इंजनों की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट किया गया। इसलिए देरी के बावजूद कोई विकल्प नहीं है। इस चरण पर विमान की डिजाइन बदली नहीं जा सकती। इसलिए भारत को मजबूरी में GE के साथ सहयोग जारी रखना ही पड़ेगा। सवाल आता है, सैफरान का क्या? सैफरान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारत और फ्रांस ने मिलकर 5वीं पीढ़ी का फाइटर इंजन विकसित करने पर सहमति की है। 이거를 시즌 2번째 163번에서 이야기한 적이 있습니다. और इसी वजह से भारत की तरफ से कई तरह की चिंताएं हैं। क्यों? क्योंकि फ्रांस भी कोई आसान देश नहीं है। इसीलिए पहले की जानकारी और नई अपडेट को एक बार फिर से संक्षेप में देखते हैं। खबरें आई थीं कि भारत AMRCA प्रोग्राम के लिए फ्रांस के राफाल विमान को चुनना चाहता है। भारत राफाल को देश के अंदर बनाने की योजना भी रखता है। इस कारण भारत और फ्रांस के बीच फाइटर एयरक्राफ्ट सेक्टर में कोऑपरेशन तेजी से बढ़ रहा है। इसी आधार पर भारत का गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE और फ्रांस मिलकर AMCA के बाद के वेरिएंट के लिए इंजन को जॉइंटली डेवलप करने की योजना बना रहे हैं। यह इंजन भविष्य में भारत के जिस नौसैनिक लड़ाकू विमान TEDBAF को विकसित किया जा रहा है, उसमें भी उपयोग करने की योजना है। इस समय दोनों देशों के बीच हाई लेवल टेक्निकल कोऑपरेशन चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और पूरा इंजन भारत में ही उत्पादन करना है। राजनाथ सिंह जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, संभवतः यही योजना है। लेकिन जैसा पहले बताया, समस्या यह है कि अभी भी बातचीत जारी है। 아마 이 내용을 이야기하는 것이 아닐까. 자, 그런데 앞서 설명드린 것처럼 문제는 아직도 협의 중이에요. 이게 방향은 दिशा तो एक अग्रीमेंट की तरफ तय कर ली गई है, लेकिन रक्षा मंत्रालय और बाकी विभाग अभी भी मंजूरी की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अंतिम फैसला अभी हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग कमेटी से आने का इंतजार कर रहा है। इसी दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अभी भी विदेशों से इंजन आयात कर रहा है, लेकिन आगे से कोई भी आयात तभी होगा जब उसके साथ लोकल प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल हो। उन्होंने यह भी जोर दिया कि भविष्य में इस तकनीक को लेकर भारत किसी भी देश का दबाव स्वीकार नहीं करेगा। इरादा काफी मजबूत दिखता है कि वे तो कह रहे हैं कि अगले साल से ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान इंजन बनाएंगे, लेकिन ऐसे बयान कुछ हद तक पॉलिटिकल लगते हैं। भारत के भीतर भी इस पर काफी आलोचना हो रही है। आज के यूरेशियन टाइम्स में भी भारत की इंजन डिलेमा पर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 69वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कहा था कि लड़ाकू विमान इंजन का स्वदेशी विकास ही असली एरोस्पेस इंडिपेंडेंस का कोर है। लेकिन भारत के एविएशन एक्सपर्ट्स जवाब में कहते हैं, इंजन विकास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक साल में झट से तैयार कर दिया जाए। 발언을 합니다. 아니, 엔진 개발은 1년 만에 뚝딱 하면 나오는 게 아니야. 수십 년의 경험이 필요하며 고속 इसके लिए दशकों का अनुभव चाहिए होता है और तेज गति तथा बहुत ऊंचे तापमान को सहने वाली ड्यूरेबिलिटी क्षमता हासिल करना
सबसे बड़ा मुद्दा है। लेख में यही सही तरह से बताया गया है। जो भी व्यक्ति इस विषय में थोड़ा भी रुचि रखता है वह इन बातों को अच्छी तरह जानता है। इसलिए मैंने कहा कि रक्षा मंत्री या मोदी जी की लड़ाकू विमान इंजन को लेकर जो एम्बिशियस गोल्स बातें हैं वे ज्यादातर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ही हैं। लेख में यह भी कहा गया है कि दुनिया में परमाणु हथियार वाले देश तो कई हैं, लेकिन अपने देश में खुद का लड़ाकू विमान इंजन बनाने वाले देश उनसे बहुत कम हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो इंडिजिनस फाइटर जेट इंजन विकसित करना परमाणु हथियार पाने से भी ज्यादा कठिन काम है। इसके बाद लेख में भारत के पुराने इंजन विकास प्रयासों का जिक्र होता है। 1980 के दशक के अंत में तेजस लड़ाकू विमान के विकास के साथ ही कावेरी इंजन प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया, लेकिन उस समय 18,000 पाउंड थ्रस्ट का लक्ष्य रखा गया था और वह लक्ष्य कभी हासिल नहीं हो सका। इसलिए प्रोजेक्ट असफल हो गई। कुल 9 प्रोटोटाइप और 4 मुख्य इंजन बनाए गए और लगभग 3,000 घंटे की टेस्टिंग भी हुई, लेकिन नतीजा क्या रहा? असफलता। 9개의 시제품 그리고 4개의 핵심 엔진을 개발해서 총 3,000시간 정도의 테스트를 거쳤다. यह असफल हुआ, लेकिन यहाँ वे इसकी असफलता का कारण सिर्फ कम थ्रस्ट बता रहे हैं, जो बिल्कुल समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा था कि लक्ष्य 18,000 पाउंड थ्रस्ट का है और अब वे दावा कर रहे हैं कि 15,000 पाउंड तक तो पहुंच गए थे। अगर ऐसा था तो कम से कम उसी वर्जन को डेवलप करके छोटे विमानों में इस्तेमाल करने का कोई समाधान बनाया जा सकता था। इतने दशकों और इतने पैसे की निवेश के बाद इसे ऐसे ही छोड़ देना कैसे सही है? इसलिए असफलता का यह कारण गलत है। वे कह रहे हैं कि लक्ष्य से सिर्फ 18% कम थ्रस्ट होने की वजह से यह लड़ाकू विमान के लिए अनसूटेबल था और इसलिए असफल हुआ। मुझे यह बात सही नहीं लगती। जैसा कि एक्सपर्ट्स ने पहले भी बताया है, इंजन डेवलपमेंट के लिए दशकों का अनुभव चाहिए होता है। ठीक है, भारत ने 1980 के बाद से दशकों का अनुभव जुटाया भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है तेज गति और उच्च तापमान को झेलने वाली टिकाऊ क्षमता। इसके लिए मटेरियल साइंस और एडवांस्ड कंपोनेंट डेवलपमेंट करनी पड़ती है। इन सब बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि भारत की ओर से आने वाली जानकारी को थोड़ा सावधानी से समझना चाहिए। 조금 걸러들일 필요가 있다 이렇게 생각이 됩니다. वे यह भी बताते हैं कि कावेरी 2.0 वर्तमान में विकसित किया जा रहा है। तो चलिए इसका सार समझ लेते हैं। जिस सदस्य ने यह जानकारी भेजी उसने इसे बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है। उसके अनुसार हमें भी अपने लड़ाकू विमान के इंजन का स्वदेशी विकास अनिवार्य रूप से करना ही होगा। भारत के उदाहरण से फिर साफ हो जाता है कि इंजन इंडिजनाइजेशन कोई विकल्प नहीं बल्कि एसेंशियल है, और यह भी कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में जीई जैसी सप्लाई देरी की घटनाएं हमारे साथ नहीं होंगी। इसी कारण डोमेस्टिक इंजन डेवलपमेंट की गति बढ़ाना बेहद जरूरी है और हम इसकी आवश्यकता को गहराई से महसूस करते हैं। भारत की आज की स्थिति को देखते हुए इसका हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है। यह ऐसी जानकारी है जिससे हम महत्वपूर्ण सबक ले सकते हैं। यह बात एक बार फिर स्पष्ट करती है कि अपना स्वदेशी लड़ाकू इंजन विकसित करना कितना आवश्यक है। 이야기를 해주시고 계십니다. 자, 그리고 이 AMCA와 관련해서요, 인도의 댓글 반응들이 있거든요. 그거 몇 개만 좀 확인해 보도록 하겠습니다. सबसे पहले योंकिम ने लिखा है कि भारत जो कह रहा है वह वही है जो हनवा एरोस्पेस यह दावा करते हुए कहता है कि वे फॉरेन टेक्नोलॉजी से इंजन डेवलप्ड करेंगे। इसीलिए ऐसा लगता है कि वे इंजन विकास में डूसान के नेतृत्व के महत्व पर जोर दे रहे हैं। इसमें मटेरियल बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही संपूर्ण डिजाइन और एक्सपेरिमेंट भी। समझ गया। उसके बाद ली जोंग यंग ने लिखा है कि यदि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद बने सभी पार्ट्स की पूरी जिम्मेदारी उसी पर डाल दी जाए तो भला कौन कोऑपरेट करेगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। उसके बाद पीपीपी ने लिखा है कि संभावना है कि अगले वर्ष जब वे जीई से लाइसेंस प्राप्त इंजनों का उत्पादन शुरू करेंगे तब वे डोमेस्टिक प्रोडक्शन शब्द का खूब इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा किसी भी देश ने कभी भी केवल बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमान खरीदने के बदले में इंजन टेक्नोलॉजी आसानी से ट्रांसफर नहीं की है। अधिकतम यही होता है कि उत्पादन के लिए लाइसेंस दिया जाता है। तुर्की पॉसिबली महंगे यूरोफाइटर जेट खरीदेगा और उनके इंजनों का लाइसेंस लेगा, लेकिन वे इसे घरेलू रूप से निर्मित इंजन के रूप में पेश करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद गाजुआ ने लिखा है कि भारत इस बात का टेक्स्ट बुक जैसा एग्जाम्पल है कि जब कोई डिफेंस कार्टेल डिफेंस पॉलिसी डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पर हावी हो जाता है तो किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उसके बाद ली हुन सियोक ने लिखा है कि किसी भी देश ने कभी भी लड़ाकू विमान के इंजन की तकनीक का निर्यात नहीं किया है, केवल लाइसेंस प्राप्त उत्पादन की अनुमति दी जाती है। लाइसेंस के तहत आप मुख्य घटकों का निर्यात कर सकते हैं, लेकिन आप केवल कुछ हिस्सों का निर्माण कर उन्हें स्वयं जोड़ सकते हैं, बस इतना ही।
कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। उसके बाद व्यूअर ने लिखा है कि हम शायद एक जेट इंजन बना सकें, लेकिन सवाल यह है कि वह कितने समय तक चलेगा। उसके बाद इन्फेस्टेड पिजन ने लिखा है कि मैंने सुना है कि भारत में लाइसेंस्ड प्रोडक्शन इक्विपमेंट की सिंपल असेंबली भी खराब क्वालिटी कंट्रोल के कारण अक्सर गड़बड़ हो जाती थी। अच्छा, लड़ाकू विमानों के इंजन जोड़ना, प्रोपेलर इंजनों का क्या होगा? हाँ। उसके बाद केओस स्टार ने लिखा है कि क्या आप फ्रांस पर इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि आपको किसी और देश पर भरोसा नहीं है, और आपको जेट इंजन की तकनीक किसने दी? तेरा जैसा नसीब नहीं है रे मेरा। उसके बाद ओशियन ब्लू ने लिखा है कि तेजस दशकों से दिल के ट्रांसप्लांटेशन का इंतजार कर रहा है, उम्मीद है कि वह आने वाले कई दशकों तक इसी तरह अच्छा करता रहेगा। उसके बाद लॉ मार्शल ने लिखा है कि यह तकनीक चुराने का एक खुला प्रयास है, रुको जरा, सबर करो। उसके बाद सिरासिस ने लिखा है कि मुझे लगता है कि हम बस एक चीनी इंजन चुरा सकते हैं। उसके बाद लिबर्टी बॉम्ब ने लिखा है कि अब नवंबर हो गया है और वे अभी भी इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन अगले साल शुरू होगा। ये स्पून बनाने जैसा काम नहीं है, ये लड़ाकू विमान के इंजन बनाने की बात है। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि पता है भाई, हम लोग फाइटर जेट इंजन प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, स्पून नहीं बना रहा है। असली और नकली की फर्क हमें पता है। पिछले कमेंट में आपके एक भाई ने कहा था कि आप फाइटर जेट इंजन भी बना सकते हैं, लेकिन ये साफ नहीं है कि ये कब तक चलेगा। हमारे देश के इंजीनियर अब आपकी तरह फेस मेकअप आर्टिस्ट नहीं है जो 5 मिनट में मेकअप पूरा कर लें। लगता है आप लोगों को फाइटर जेट इंजन और फेस मेकअप में फर्क नहीं पता। भारत सही समय पर फाइटर जेट इंजन बनाकर आपके पास लाएगा, थोड़ा इंतजार करें। उसके बाद बेएज ने लिखा है कि मोटरसाइकिल इंजन्स आर ऑल्सो डिफिकल्ट, जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि लोगों को चूतिया बनाना और भी डिफिकल्ट। सो इसलिए जो देश प्रोग्रेस कर रहे हैं उनसे जलने के बजाय उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें। मजाक तो हम भी कर सकते हैं, बस तुम लोगों के जैसे बेवकूफ के साथ मजाक करने का मन नहीं लगता है। थोड़ा मेकअप हटाओ और अपनी छोटी आंखें खोलो और देखो कि दुनिया सिर्फ खुद को गोरा बनाने से कहीं आगे निकलकर कितनी आगे आ गई है। उसके बाद यूजर OS1 सीदाउतुस DD7M ने लिखा है कि मेरा मानना है कि एक्चुअल पैरामीटर्स ये है कि इंजन मटेरियल्स इंजीनियरिंग कितनी आगे बढ़ी है। उसके बाद कोंगकोंग्स्के ने लिखा है कि भले ही किसी तरह डेवलपमेंट सफल हो जाए, लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन में इसके असफल होने की संभावना ज्यादा है। अच्छा, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? उसके बाद ह्यूंग हेलाह्यूंग ने लिखा है कि हमारा देश वर्षों से इंजन डेवलपमेंट करने की कोशिश करता आ रहा है, लेकिन तरह तरह के प्रयोग करने के बाद हमें एहसास हुआ, अरे हम तो जेट इंजन भी बना सकते हैं। बस इतना ही। हम हेवी इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, पावर जनरेशन के लिए जेट इंजन्स, सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन्स, इंजन लाइसेंस प्रोडक्शन, मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सहित कई क्षेत्रों में विकास कर रहे हैं। इसीलिए यदि हम इन तकनीकों को एक साथ जोड़ दें तो हम जेट इंजन बना सकते हैं। तेरे बाप की शादी है क्या रे? इन बेसिक इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज के बिना जेट इंजन बनाने की कोशिश करते समय हर कदम पर बड़ी बाधाएं आएंगी। उसके बाद हेल्थी कॉमन सेंस ने लिखा है कि इंडिया मोर होपलेस देन चाइना, मीनिंगलेस। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि कोरियंस सेम हेल्पलेस लाइक शिट अमेरिकन्स, होपलेस। उसके बाद एमवोंगमी ने लिखा है कि क्या सभी देशों में इतनी ताली बजाने जैसी बातें होती हैं? ये करी सूप या जाजांगम्योन से अलग नहीं है। अगर यह भी काम ना करे तो चलो तकनीक ही चुरा लेते हैं। और 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कौन सा देश अपनी तकनीक 100% ट्रांसफर करता है? उसके बाद सेंचुरियन TW ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि भारत के डिसीजन मेकर्स में न तो इंजीनियरिंग की समझ है और न ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। ये एक तरह से राहत की बात है। अगर भारत जैसे देश में टैलेंटेड टेक्नोक्रेट्स की भरमार होती तो वह दूसरा चीन बन जाता। उसके बाद रिकाकॉस ने लिखा है कि भारत के विपरीत हमारे देश की स्थिति अलग है। हनवुहा लाइसेंस के तहत विमान इंजन 404-414 का उत्पादन और निर्यात करता है। उसके बाद TLST के DVK ने लिखा है कि फाइटर जेट के इंजनों का डेवलपमेंट एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के डेवलपमेंट से भी अधिक कठिन है। उसके बाद ह्यूकन टाटा ने लिखा है कि भारत में ऐसी संस्कृति है जो उसे डेवलप्ड कंट्री बनने से रोकती है। क्या भारत में कोई सक्सेसफुल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं? क्या है तुम्हारे पास? ज्यादातर बड़ी भारतीय कंपनियां पूरी तरह डोमेस्टिक सेक्टर तक सीमित हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशंस और फाइनेंशियल कंपनीज। केवल जेनरिक दवाओं का उत्पादन ही एक्सपोर्टर के रूप में सफल रहा है। कोई घरेलू स्मार्टफोन कंपनियां नहीं हैं। वे चीन और कोरिया की कंपनियां बनाती और सप्लाई करती हैं जो भारत में काम करती हैं। एक देश जो ठीक से टैंक या बंदूक भी नहीं बना सकता, क्या वह फाइटर जेट बना सकता है? लालच और एम्बिशन तो बहुत है, लेकिन नतीजे नजर नहीं आते। उसके बाद ताकगू द चिवावा ने लिखा है कि वास्तविक रूप से देखा जाए तो भारत जिस इंजन का उपयोग कर सकता है वह केवल सैफरन के रफल इंजन का रिवाइज्ड वर्जन ही है। क्या सैफरन भारत के लिए विशेष रूप से एक हाई
परफॉर्मेंस इंजन डेवलप्ड करने की स्थिति में होगा, मैक्सिमम M882 का एक रिवाइज्ड वर्जन। तो कोरिया की तुलना में अगर देखें तो यदि KF-21 इंजन डेवलपमेंट 2039 के आसपास असफल हो जाता है तो हमारे पास भी F414 इंजन के रिविज्ड वर्जन को खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा, जब तक कि वे कोई ऐसा प्रस्ताव न दें जिसे ठुकराना असंभव हो। उसके बाद रिकी बटलर ने लिखा है कि व्हाट विल एशियन कॉर्न आर्टिस्ट इंडिया डू विद यूरोपियन कॉर्न आर्टिस्ट फ्रेंड्स, दे डोंट ट्रस्ट ईच अदर, लोवेल। उसके बाद कोसो ने लिखा है कि चूंकि हम लाइसेंस के तहत निर्माण करते हैं, इसीलिए लाइसेंस रद्द होने की स्थिति को छोड़कर आपूर्ति में देरी की संभावना बहुत कम है। उसके बाद ब्राइट एनर्जी ने लिखा है कि भारत के पास केवल अल्ट्रा मॉडर्न और लो लेवल टेक्निक्स हैं, इसीलिए भले ही वह 20 वर्षों में एक भी मीडियम लेवल टैंक नहीं बना सकता, लेकिन वह परमाणु मिसाइलें बना सकता है। उसके बाद पोंग पोंग ने लिखा है कि इतिहास पर नजर डालें तो भारत जैसे अकेलेपन के रास्ते पर चलकर सफलता पाने के बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। ज्यादातर देश या तो विजय के जरिए या फिर आदान प्रदान और सीखने के जरिए सफल होते हैं। भारत पहले वाला तरीका नहीं अपना सकता, इसीलिए उसे दूसरे तरीके से आगे बढ़ना होगा। फिर भी वह लगातार आत्मनिर्भरता पर जोर देता है। कौशल के अभाव में वे घमंड से काम लेते हैं, मानो वे मजबूत और आत्मनिर्भर हैं। ऐसे लोगों के दुष्परिणाम हकीकत में बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। उसके बाद सुंगवूहम ने लिखा है कि भारत और इंडोनेशिया, हा हा हा, चीन भी गड़बड़ है लेकिन वो उनसे बेहतर दिखता है, हा हा हा। उसके बाद 50 ह्यून ने लिखा है कि आई हैव टू एडमिट दैट इंडियन ब्रदर्स आर ट्रूली अमेजिंग। उसके बाद जोन N55 ने लिखा है कि भारत का फाइटर जेट इंजन 2026-2126 में विकसित होने की उम्मीद है, हा 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 हा।